डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो लास्ट क्लास में पढ़े थ्योरी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे होगा। और उसके बाद फिर हम लोग ऐड करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के आगे हमारा दो फॉर्म बचा हुआ है जिसका नाम नॉर्मल फॉर्म है और सिमेट्रिक फॉर्म है। तो वो दो फॉर्म ऐड करने के बाद फिर और बहुत सारी बातें इसमें अभी बचा है अवेलेबल है, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़े उससे सवालों से। ठीक है, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या था। एंगल विच लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो अगर आपके पास पहला सवाल है तो इंक्लिनेशन अलग चीज है, इंक्लिनेशन एंगल होता है। ठीक है, कौन सा एंगल? जो कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई भी अगर वर्टिकल लाइन होगा तो वर्टिकल लाइन ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, चाहे इधर बनाइए या इधर बनाइए। अगर मान लीजिए कि यहाँ ना बना के कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को अगर एक ही समझ रहा हो तो उसको उसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन तो इधर भी हो सकता है ऐसे। तो ये डायरेक्शन वो कहा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बिकॉज एज यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। यहाँ से ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ही पूछा है, इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1/√3। तो स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। इसका वैल्यू दिया हुआ है -1/√3। ठीक है, आप जानते हैं थीटा किसके बीच में वेरी करता है? तो 0 और पाई के बीच में। यानी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो यानी जो एंगल है वो यहाँ का है। ठीक है, लाइन किधर बना है वो, ये एंगल का बात कर रहे हैं। तो एंगल इज इन, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है थीटा को। तो थीटा tan थीटा नेगेटिव होने की वजह से ये कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब tan कितना? -1/√3 होगा। तो tan 90 प्लस थीटा पे जाना है। तो अगर 90 प्लस 30 अगर करेंगे तब तो -cot30 आएगा, तो -√3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 60 करे, ठीक है, यहाँ पे क्या करे? आपको याद होगा इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू पढ़े थे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाले थे? यहाँ पे एंगल का फॉर्मेट क्या होता था? अल्फा, और यहाँ पे पाई माइनस अल्फा। तो अगर ऐसे अगर देख पाए पहले जो बात किए तो वहां से 150 आ रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या था? अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो 0 से 2 पाई तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन 0 से पाई वाला अगर चाहिए, इसका हाफ, यहाँ स्टार लगा रहे। तो पहला स्टेप क्या था? हम लोग tan अल्फा निकालते थे मॉड ऑफ -1/√3। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो अल्फा π/6। आप बताइए, इसमें वैल्यू डालेंगे पाई माइनस π/6 तो 5π/6 आएगा। तो 150 आ रहा है। ये जो निकला है ये क्या है? 5π/6 ही तो है। तो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 5π/6। तो या तो यहाँ से निकाल लीजिए या डायरेक्ट यहाँ से सोच के निकाल लीजिए।
इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो -1/√3 आ रहा है। 0 से पाई के बीच में रहना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को रखना है। चलिए आगे चले, तीसरे पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्लोप ऑफ द लाइन x/a प्लस y/b -1 प्लस k टाइम्स x/b प्लस y/a -1 इज इक्वल्स टू 0। स्लोप, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, इस पे बाद में आते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको याद दिलाएं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये क्या होता है? स्लोप। और ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ये बात हुआ था। इस फॉर्म का नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर कभी आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप निकालने के लिए, तो इसका महानता क्या है? y लेफ्ट में है, बाकी टर्म कंटेनिंग x और कांस्टेंट राइट में है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो आप y कंटेनिंग टर्म को इधर रहने दीजिए, बाकी को उधर ढकेल दीजिए, -ax -c। यहाँ का महानता क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो b से डिवाइड कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू -a/b इंटू एक्स -c/b, डिवाइड होगा तो दोनों होगा। तो अब इसको कंपेयर कर दीजिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो स्लोप क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x, तो स्लोप हो गया -a/b, ठीक है। और यहाँ से इसके हिसाब से अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और जहाँ तक y इंटरसेप्ट का सवाल है, ये क्या है? -c/p, y इंटरसेप्ट है। तो आपको याद हो, क्या पढ़े थे आप? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 कर दिए, तो ये 0, by प्लस c बराबर 0। तो क्या आ रहा है? y बराबर -c/b आ रहा है। यहाँ देखिए तो -c/b है y इंटरसेप्ट, तो ये c खाली नहीं देखना है। ये मान लीजिए कैपिटल C है, और यहाँ का y इंटरसेप्ट क्या है? -c/b, ठीक है। तो आगे चलेंगे, सवाल को बनाएंगे। हाँ, जरूरी क्या है कि सारा x का टर्म एक जगह रहे, सारा y का टर्म एक जगह रहे, और सारा कांस्टेंट एक जगह कर ले। तो इन्हीं का हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, x/a प्लस y/b -1 प्लस k टाइम्स x/b प्लस y/a -1 बराबर 0। तो इसको पहले जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसे लिखिए। तो यहाँ आ रहा है x/a,
एक्स वाला टर्म ये लिख दीजिए, के एक्स बाई बी, फिर वाई वाला टर्म एक जगह लिखिए, वाई बाई बी प्लस के वाई बाई ए माइनस 1, और यहाँ से माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ऐसा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये क्या आ जा रहा है, ए बी, यहाँ b गया, यहाँ ए के इंटू एक्स, आगे बढ़िए, ए बी, यहाँ ए, यहाँ के बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस के बराबर 0। तो आप बताइए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये ऐसा दिख रहा है, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई जनरल में। तो यहाँ का स्लोप का सिंबल है m बराबर माइनस बी प्लस ए के बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस के बी बाई ए बी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, द स्लोप ऑफ द लाइन इज -1, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या है, -1। तो ये माइनस और ये माइनस काट दिए, ये ए बी और ये ए बी काट दिए, तो आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, आपसे बोला है के निकालने के लिए। तो यहाँ से आ रहा है b प्लस ए के बराबर a प्लस के बी, तो इसको अगर इधर भेज दे तो a माइनस बी इंटू के बराबर a माइनस बी, तो a माइनस बी काट सकते हैं, इफ a नॉट इक्वल्स टू बी, a नॉट इक्वल्स टू बी तो भी k निकलेगा, तो k का वैल्यू क्या आया 1। जनरल केस लिए, स्पेशल केस में a बराबर b का बात हो सकता है, लेकिन ऐसे a और b अगर डिफरेंट है तो k का वैल्यू निकल जाएगा, और वो कितना होगा 1। इसको इधर भेजे तो a माइनस बी, इसको उधर भेजे तो a माइनस बी का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो स्लोप आप पढ़े हैं, स्लोप के सहारे एक तो एरिया वाला भी पढ़े हैं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0, तो वो बात तो हम लोग पहले सवाल उस पर कर लिए हैं। अभी स्लोप से देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले आप सोचिए, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, चाहे आप ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ लिख रहे हो, या बी यहाँ ए यहाँ सी, कहीं भी 2 पॉइंट पता है, तो आप अगर देख रहे हैं तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो एक कोलिनिटी का मानता है कि भाई ये दोनों पॉइंट से tan थीटा निकाले, या ये दोनों पॉइंट से निकाले, tan थीटा क्या होगा, सेम होगा। हम लोग देखे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के दौरान, कहीं पे भी 2 पॉइंट जिससे लाइन पास कर अगर दिया है तो स्लोप निकल जाता है। तो अगर तीनों पॉइंट लाइन पे ही है तो किसी 2 के सहारे निकाले और फिर 2 के सहारे स्लोप निकाले तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी का यूज करके मान लीजिए एक यही डायग्राम पकड़ लेते हैं,
ये है मान लीजिए a कॉमा 0, ये है 0 कॉमा b, और एक है 1 कॉमा 1। आप बोलेगा डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, 1 कॉमा 1 एक बीच में पॉइंट हो जाता। तो अभी हम लोग को स्लोप का सहारा बनाना है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ बी सी y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, ऐसा आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, तो यहाँ से जरूर निकल रहा होगा तभी पूछा गया है। ये हो गया b बराबर माइनस ए प्लस ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर ए बी, तो ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ए बी बाई, सॉरी यहाँ क्या है, a डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर 1। बी बी काट दीजिए, ए काट दीजिए, इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, तो लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर 1। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी बात को अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करते तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे, क्या इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे आप? देखिए मेथड 2, एक पॉइंट है a कॉमा 0, इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा बी, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बनाए 0 कॉमा बी, ये लाइन है। इसी पे एक पॉइंट है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया। इस पे एक पॉइंट है 1 कॉमा 1, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं दे आर कोलिनियर दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। this line is passing through 1 1, ये लाइन 1 1 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर क्या आ गया, 1। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मीडियन आप जानते हैं क्या होता है। ए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट ले लें और ए से ज्वाइन कर दें, तो ये एक मीडियन होगा। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। एडी नाम दिया हुआ मीडियन, एडी, ए से मीडियन यही होगा, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करने वाला। और बी बोला है, तो इसका मिड पॉइंट ले लिए और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये है बीई।
ए दिया हुआ है 0, बी, बी दिया हुआ है 0, 0 और सी दिया हुआ है ए, 0। ठीक है, तो बोल रहा है कि मीडियन ए डी एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल बोल रहा है कि 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर। तो आप मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर पढ़े हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + a/2, दैट इज a/2, और 0 + 0/2 ये हो जाएगा 0। तो डी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से, उसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो सकता है, तो ई का कोऑर्डिनेट हो सकता है 0 + a/2, दैट इज a/2, और b + 0/2, दैट इज b/2। तो if two lines are perpendicular, इस पे थोड़ा सा बात और कर देंगे। if two lines are perpendicular then product of their slope, मान लीजिए पहला का स्लोप m1 है, दूसरा का स्लोप m2 है, ये -1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। क्यों होता है वो अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, एक बार पहले बताए हैं, उससे सवाल कर लेते हैं पहले। फिर अगर पैरेलल होता है तो दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर, अगर परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1। तो यहाँ से इस थ्योरी को अगर यूज कर लें तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बीई क्या होगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए डी चेंज इन वाई, ए डी को देखिए, अगर किसी एक को x1 y1 बोल दिए, दूसरा को x2 y2 बोल दिए, तो y2 माइनस y1, x2 y2, x1 y1, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, स्लोप हो गया। इसी तरह अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल दिए, तो चेंज इन y, तो by2 माइनस 0, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू -1। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी पे कंडीशन लिख देंगे, क्योंकि ए और बी के टर्म में ही है और तो कुछ दिया नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, -2 ऊपर चला गया, 2b/a इंटू ये हो रहा है 2 कट जाएगा, b/a बराबर -1, तो ये माइनस काट दिए, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a² बराबर 2b²। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इफ x बिलोंग्स टू r, स्क्वायर रूट ऑफ x² क्या होता है, मॉड x। तो अगर स्क्वायर रूट करके ये ऑप्शन देगा तो इसको टिक कर देंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट लिए तो ये क्या आएगा, मॉड a √2 मॉड b। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसके हिसाब से टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं और थोड़ा सा रोक के एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे। देखिएगा, यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस ही ड्रॉ की है, वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है तो कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन है मान लीजिए, इसका नाम है L1 इज इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है ये, इसका नाम है L2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में L1 बना रहा है θ1 और L2 बना रहा है θ2। तो हम अगर इसको एंगल बिटवीन देम बोल रहे हैं, ऐसे एंगल बिटवीन देम दो एंगल होता है, एक ये भी होता है और एक ये, अगर अल्फा तो ये पाई माइनस अल्फा, दो एंगल होता है। ठीक है, तो अगर हम अल्फा निकालना चाह रहे हैं तो आप बताइए θ1 प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, θ2। तो अल्फा बराबर हो गया θ2 माइनस θ1। आप जानते हैं स्लोप tan ऑफ एंगल होता है, कौन सा एंगल, अगर हम इस पर tan लगाते हैं तो ये क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। इसमें हम एक मॉड लगा रहे हैं, we have taken modulus to get acute angle, between दो जो टू लाइन। अगर मान लीजिए एक एक्यूट एंगल मिल गया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, दो एंगल होता ही है, एक अल्फा तो दूसरा पाई माइनस अल्फा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। अब यहाँ पे दो बात आ रहा है, मान लीजिए कि लाइन पैरेलल हो जाए तो एंगल बिटवीन देम क्या होता है, 0 या पाई। तो इफ लाइंस ए, जनरल केस में तो ये होगा, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हो देन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और पाई। तो ये क्या होगा, tan 0 या tan पाई 0। तो ये आ रहा है 0 बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0। तो मॉड ऑफ क्या चीज 0 होता है, 0 का ही मॉड 0 होता है। तो यानी m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, m1 बराबर m2। तो अगर लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो स्लोप बराबर होता है, स्लोप क्या होता है, बराबर। इसी का दूसरा पॉइंट अगर बोल दे कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तब अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री, एंड tan 90 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर 0। कोई भी चीज़ अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0 होता है। तो आप सोचिए कि ये चीज़ अनडिफाइंड, तो ये चीज़ को अनडिफाइंड कौन बना सकता है, डिनोमिनेटर 0 होकर बना सकता है। यानी यहाँ से क्या हुआ, यानी डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस m2 इंटू m1 बराबर 0। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। और आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा लाइन, तो इसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, x इज इक्वल्स, सॉरी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, y बराबर के। कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा,
x इज इक्वल्स टू मान लीजिए k और इसको बोल देते हैं मान लीजिए p, तो ये भी परपेंडिकुलर होता है। अब कोई लाइन अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका स्लोप 0 होता है, और कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो 0 इंटू अनडिफाइंड बराबर -1 लिखना ठीक नहीं होगा। ये तो आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो दे आर हैविंग एंगल बिटवीन देम एज 90 डिग्री, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा चौकन्ना रहना है। बाकी केसेस में m1 m2 जब डिफाइंड है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। अगर वैसा केस है तो आप डायरेक्ट सोच लीजिएगा किसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, किसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ अनडिफाइंड इंटू 0 इज इक्वल्स टू -1 लिखने ठीक नहीं है। उसको आप डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं कि वो लाइन कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी केसेस में जब दोनों स्लोप डिफाइंड है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1 होगा, देन दे आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो इतने के सहारे अभी एक सवाल जो बनाए थे उसमें भी ये लॉजिक था, तो यूज कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। आपके पास हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। परपेंडिकुलर है अगर दो लाइन तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल्स टू -1। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and parallel to 1, 2 parallel to the line joining 1, 2 and -1, 5, ठीक है। तो एक लाइन है जो 2, 3 से पास कर रहा है, तो थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए चीजों को, आगे तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे। 1, 2 ये 1 है और ये 1, 1, 2 है। तो एक लाइन है जो इससे पास करता है, नहीं ये नहीं, उसको बाद, अच्छा 1, 2 और -1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन जो 2, -3 से 2, -3, ये देखिएगा यहाँ है 2, ये है -1, -2, -3, तो 2, -3 देख रहे हैं से पास करता है और इसके पैरेलल है। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लाइन ऐसा दिख रहा है, ये लाइन ऐसा दिख रहा है मान लीजिए। अब ये पॉइंट क्या है, 2, -3, इसके पैरेलल एक लाइन बनाना है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन जो है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ये किससे पास कर रहा है, ये पॉइंट क्या है 2, -3, तो इसका इक्वेशन बताना है। तो पहले ये बताइए, इफ
lines are parallel, तो स्लोप क्या होता है? बराबर। तो वहाँ 2 पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है वो दिया हुआ है, वो क्या क्या है? 1,2 और 1,2 और -1,5। तो आप बताइए स्लोप क्या होगा लाइन का? m1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो किसी एक का नाम x1 y1 रख देते हैं, तो दूसरा का नाम x2 y2। तो y2 5, y1 2, तो -1 -1, ये कितना आ रहा है? -3/2। तो आपसे अब पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड स्लोप -3/2, क्या होगा? y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू, स्लोप बराबर होगा। तो हम पहले से स्लोप निकालें या दूसरे से? जिससे निकल सकता है निकाल लिए, बराबर कर दिए। ये क्या आ गया? 2y प्लस 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं? 6 और ये 6, ये कट गया, तो ये आ रहा है 3x प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट गायब हो गया। अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो लाइन कैसा होता है? पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, यानी ये लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पैरेलल ही होगा, ये इसके पैरेलल ही होगा। ये थोड़ा सा बना दे रहे हैं हम फिर से, ये ऐसा होगा 2 और -3 यहाँ हो जाएगा 2, -3 यहाँ पे। ठीक है, और वो किससे पास कर जा रहा है? ऑरिजिन से। ये कैसे जाने कि ऑरिजिन से पास कर रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो कभी भी अगर c 0 होता है, आप सोचिए ना, कोई लाइन ऐसा दिख रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ इट इज पासिंग थ्रू 0 0। तो ये 0, ये 0, तो c कितना? 0। तो c 0 हुआ मतलब इट इज पास। तो ये लाइन कैसा हुआ? इसको अगर यहाँ डालेंगे तो ये कैसा दिख रहा है? ax प्लस by बराबर 0। तो कभी भी अगर कांस्टेंट गायब हो गया तो आप ये बात मान के चलिए कि एक बात और उसके बारे में नोन है कि दैट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक स्पेशल पॉइंट है ओरिजिन, उससे वो पास करेगा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नया टर्म आ रहा है, इमेज। तो स्ट्रेट लाइन एक प्लेन मिरर की तरह होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक प्लेन मिरर की तरह होता है। तो यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा एक बात कर दे इमेज का। पूरा बात नहीं कर रहे हैं अभी, जनरल पॉइंट का भी निकालेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है 2,3 ही बोला है तो वही ले लेते हैं 1 2 1 2 3। तो 2,3 ये क्या है 2,3। ठीक है। तो वाई एक्सिस मिरर है अगर तो ये प्लेन मिरर है। वाई एक्सिस क्या है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मानता होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। आप मिरर के जितने आगे खड़े होंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगा। तो यहाँ से आप उतना ही पीछे चले जाइए। ठीक है। तो ये कितना यूनिट था ये 2 यूनिट। तो आप अगर 2 यूनिट पीछे आएंगे तो इस थ्रू आउट दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो थ्रू आउट दिस लाइन वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। यहाँ पे अगर चलिएगा कहीं पे भी इस लाइन के अलॉन्ग ये क्या है 90 डिग्री वर्टिकली जा रहे ये इसमें परपेंडिकुलर डाल के जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये 2 यूनिट है। देखिए ये 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट पीछे जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा -2,3। और एक लाइन क्या बोल रहे हैं कि अगर आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं। ठीक है। इफ वी आर मूविंग along a line parallel to x-axis, y coordinate remains unchanged, ये लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y फिक्स है। यहाँ पे अगर y बोलिएगा तो क्या होगा ये 3 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑन y एक्सिस y क्या x क्या होता है 0 और y का वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगा 3 और ये दोनों बराबर होगा। तो आप मिड पॉइंट फार्मूला से भी देख सकते हैं अगर ये नहीं भी पता था। ठीक है। अगर आपको ये निकालने का भी मन करे ऐसे सोचेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसको अल्फा बीटा ही मान लेते तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 0। ठीक है। तो अल्फा बराबर -2 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 तो अल्फा -2 और ये लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो थ्रू आउट दिस लाइन वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम। तो ये आ गया इमेज निकालना। अगर यही इमेज आप अगर जब ये प्लेन मिरर था तो ये हुआ इमेज ये ऑब्जेक्ट ये इमेज या ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज। अगर ये मिरर होता सवाल बदल रहे तो इसका इमेज क्या होता उतना ही जितना ये यहाँ से आगे ऊपर है उतना ही आपको नीचे जाना होता। तो ये इसका लेंथ कितना है 3 यूनिट प्लस 3 कोऑर्डिनेट है उसका। तो आप 3 यूनिट नीचे अगर आइएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम इफ यू आर मूविंग अलोंग वर्टिकल लाइन। तो ये क्या होगा 2,-3। ये दोनों क्या होगा बराबर। अगर इसी कोऑर्डिनेट की बात करिएगा तो ये क्या है ये एंगल है 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट का बोलिएगा तो एक्स सेम है 2 और वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस वाई क्या होता है 0 और ये दोनों क्या है बराबर है। तो ऐसे हम लोग इमेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। तो आप अगर जनरल देखें तो इमेज ऑफ ए कॉमा बी ठीक है विथ respect to y एक्सिस अगर मिरर है इज तो आप क्या देखें किसका नेचर बदला। आप जानते हैं ऐसे आए हम लोग 2,3 का इमेज क्या हुआ -2,3। तो ए कॉमा बी का इमेज क्या होगा y एक्सिस में -a, b। मतलब x का नेचर बदल दीजिए
और y कोऑर्डिनेट को सेम रखिए। और अगर आपसे बोले कि इमेज ऑफ a कॉमा बी विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो क्या कीजिए, इज, तो आप x कोऑर्डिनेट को उतना ही रहने दीजिए और y का नेचर बदल दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, मतलब एक -1 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ -3 है तो माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग हल्का फुल्का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है तो इमेज आपको बता दी है। बाकी बात करने के लिए हम लोग आएंगे जनरल लाइन में, एक पॉइंट का इमेज निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं सवाल के पास। एक सवाल आया है हमारे पास, उसके लिए ये दो लाइन जोड़े हैं। अब प्लेन मिरर का क्या खासियत होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द इमेज ऑफ 2,3 with respect to y axis is collinear with -1। तो पहले इमेज ऑफ 2,3 बताइए, इमेज ऑफ 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सीधे बोलिए इज -2,3। अब क्या बोल रहा है कि -1,1 -4, लैम्डा एंड ठीक है -2,3 आर कोलिनियर। तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, ये सी। तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, बराबर, अगर ए बी बी सी निकालेंगे तो भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे अननोन है, फिर इसके साथ भी अननोन, डबल डबल अननोन रहने से अच्छा क्या है कि एक में अननोन रख लिया, एक में सब कुछ नोन जैसा हो जाएगा, तो आपको फायदा महसूस होगा। ऐसे किसी से भी बना सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी बराबर स्लोप ऑफ सी ए, तीनों में से कोई भी दो ले लीजिए। तो स्लोप ऑफ ए बी लैम्डा चेंज इन वाई, लैम्डा -1 -4 माइनस +1, स्लोप ऑफ ए सी 3 -1 -2 +1। तो लैम्डा निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये -1 हुआ, तो माइनस लैम्डा -1 इंटू किए तो +1, 3 -1 2, तो ये हो गया -8। अच्छा, इसको भी एक बार घटा लीजिए ना, -3 और ये 2, तो -6। तो लैम्डा बराबर 1 + 6 7 कुछ आ रहा है, जोड़ घटाओ आप देख सकते हैं आंसर। तो घबराना नहीं है, सवाल को मन से बनाना है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। और एरिया से हम लोग सवाल को पहले बना चुके हैं, एरिया 0 करके, है ना। तो इसलिए वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए उस मेथड का डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस कुछ थ्योरी पे होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो फॉर्म हमारा रह गया है, नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे कुछ बात ऐसा हुआ था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0,
कैसे निकलता है, सिर्फ कांस्टेंट को अगर बदल दीजिए तो पैरेलल लाइन के, एक लाइन के पैरेलल बहुत इनफाइनाइट लाइंस आर देयर, तो उस फैमिली ऑफ लाइंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट बदल के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वहां से शुरू करते हैं और फिर आगे चलेंगे। चलिए, तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पे परपेंडिकुलर भी इनफाइनाइट लाइंस आर पॉसिबल। तो उस इनफाइनाइट लाइंस के फैमिली को कैसे हम लोग मिनिमम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसका स्लोप कितना होता है, मान लीजिए इसका स्लोप m1 बोले तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। और आप जानते हैं if lines are perpendicular, then product of their slope is -1, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। तो जो नया लाइन है उसका स्लोप हम m2 मान लिए, तो ये क्या आ गया, माइनस ए बाई बी इंटू m2 बराबर -1। तो माइनस काट सकते हैं, तो दूसरे लाइन का स्लोप हो गया b बाई ए। अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, having slope m2 and y intercept c2 अगर बोले तो क्या होता है, ये y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तो m2 का वैल्यू दिया हुआ है b बाई ए, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू b बाई ए इंटू एक्स प्लस c2। इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, ठीक है, तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए वाई बराबर बी एक्स और यहाँ एलसीएम लिए तो ए सी टू। तो इसको आप लिख सकते हैं बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए सी टू। अब ए तो गिवन कांस्टेंट है लेकिन सी टू आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इस पूरे का एक नाम दे देते हैं, अगर के दे दिए तो ये कैसा हो सकता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, अगर आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। ए का जगह बी आ गया, बी का जगह ए आ गया। देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या मिला है, को मिला है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। तो ए का जगह बी आ गया और बी का जगह ए आ गया और माइनस ए आया है। तो आपको क्या करना है, चेंज द नेचर ऑफ
वन ऑफ द कोफिशिएंट, वन ऑफ द कोफिशिएंट, किसी एक का नेचर बदल दीजिए। अगर कोफिशिएंट 2 दिख रहा है तो मान लीजिए एक को बदल देना है, -2 कर देना है। -2 दिख रहा है 2 कर दीजिए। मतलब एक कोफिशिएंट को -1 से गुना करके लिखिए, कोई एक को। और क्या कीजिए, चेंज द कांस्टेंट टर्म, चेंज द कांस्टेंट टर्म। ये किसके लिए? परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। क्यों बोले कि चेंज द नेचर ऑफ वन ऑफ द कोफिशिएंट? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इसका नाम ऐसे, जैसे अगर आप इसको उधर भेज देते तो क्या होता, ऐसे भी लिख सकते हैं -bx प्लस ay -ac2 बराबर 0। तो ये ऐसे भी लिखा सकता है -bx प्लस ay प्लस मान लीजिए k1 लिख दिए यहाँ। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट का नेचर भी बदल सकते हैं, इंटरचेंज के कोफिशिएंट, और b के जगह पे -b लिख दिए, ए को यही रहने दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो क्या लिखे, चेंज द नेचर ऑफ वन ऑफ द कोफिशिएंट, और क्या करिए, चेंज द कांस्टेंट टर्म टू गेट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ कांस्टेंट उस पर नया लाइन पे दे दीजिएगा तो हम लोग के भी निकाल सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको याद हो गया दो लाइन। अगर पैरेलल लाइन लिखना है, पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां सिर्फ कांस्टेंट बदल देते हैं तो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाता है। क्योंकि फैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस आर देयर। कुछ और कांस्टेंट डालेंगे उस पर, कुछ और कंडीशंस डालेंगे, तब वो लाइन फिक्स हो सकता है, अन्यथा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो सारे पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए क्या करें, अगर पैरेलल लाइन चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, तो आप लिखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो आप एक्स और वाई का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज द नेचर ऑफ वन ऑफ द कोफिशिएंट एंड चेंज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए सवाल है आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passing through 1, 2 and A parallel to 2x plus 3y plus 5 is equals to 0, 2x plus 3y plus 5 is equals to 0। और दूसरा सवाल है परपेंडिकुलर टू 5x minus 3y plus 7 is equals to 0। तो ए बना रहे,
ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इज क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल्स टू 0। खाली कांस्टेंट बदल दीजिए तो पैरेलल लाइन मिल जाएगा। हम लोग को ज़्यादा काम उतना लिख के करने का ज़रूरत, स्लोप निकाल के फिर जो कैलकुलेशन हम लोग थ्योरी में किए करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट बदल दीजिए। तो कांस्टेंट का नाम हम के दे दिए। आप बताइए 2x प्लस 3y प्लस के इज इक्वल्स टू 0 इज passing through